बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पैनामा का बिल आखिर हंगामा तो लगता है कुछ थम गया। 26 समातों के बाद हमने देखा कि बिल आखिर जजेस ने कहा है कि वो एक तफसीली फैसला जारी करेंगे, जिसके लिए कुछ मजीद वक्त दरकार होगा। दूसरी जानिब हम देखते हैं मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो है इस वक्त जारी है, और साथ साथ हमने देखा दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में पिछले हफ्ते से लेकर अब तक खासी तेजी आ चुकी है। आज भी लाहौर में एक अफसोसनाक वाकया हुआ जिसमें मुतअद्दिद कीमती जानें भी गईं, कई अफराद जख्मी भी हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि ये दहशत गर्दी की जंग जो इस वक्त जारी है, फोर्सेज इसका मिलकर मुकाबला तो कर रही हैं, सियासतदान तो हमें इसमें यकजा दिखाई नहीं देते। किसकी कितनी खामियां हैं, कोताहियां हैं, आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम बात करेंगे। कुछ मुल्क में तालिबानाइजेशन का जिक्र होगा, दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का भी जिक्र होगा, पाकिस्तान में जो सियासी हालात हैं उनका भी हम जिक्र करेंगे, और खुसूसी तौर पर हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शरीके गुफ्तगू रहेंगे जनाब सईद फैसल रजा आबदी साहब। सीनियर रहनुमा रह चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के। आसिफ अली जरदारी साहब के राइट हैंड भी रहे किसी ज़माने में, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ भी दी, सेनेटरशिप से इस्तीफा भी दे दी, और अब वो कह रहे हैं कि मुल्क भर में 1000 अफराद को तरबियत भी देंगे। किस लिए तरबियत देंगे और क्या वो इस सिस्टम के खिलाफ इस वक्त जंग कर रहे हैं? आज के प्रोग्राम में हम उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल रजा आबदी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। स्पेशली आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। सबसे पहले तो ज़रा ये बता दीजिएगा, ये तो दहशत गर्दी की जो इस वक्त जंग है उस हवाले से हम जिक्र करेंगे। ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है इस वक्त पाकिस्तान में, अब बलूचिस्तान में भी आज कार्रवाई की गई। आप क्या समझते हैं, क्या ये ऑपरेशन कामयाबी से हमकिनार होगा? हमारे सियासतदान या दीगर लोग इसको कॉन्ट्रोवर्शियल तो नहीं बनाएंगे? बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपका और आपके इदारे का कि आपने मौका दिया, और ताज़ियत बीबी पाक दामन और दाता दरबार के शहरियों से कि उनके ऊपर ये सानिया रूनुमा हुआ। और मैं आपको बताऊं कि आपको याद होगा कि आज से 8 साल पहले आपके ही शो से अपनी सियासी टेलीविज़न की ज़िंदगी का आगाज़ किया था। बिल्कुल मुझे याद है। और उस वक्त मैंने आपसे एक लफ्ज़ कहा था कि मैं एक जंग लड़ने आया हूँ, तो आप बड़ी हैरान हुई थी कि ये कौन सी जंग है। सही, जंग नज़र ही नहीं आ रही दूर दूर तक, आप कौन सी जंग लड़ेंगे। तो यही तो वो जंग थी, अपने मासूम शहरियों को बचाने की, अपने बेगुनाह रियासत के रहने वालों को बचाने की इन दहशत गर्दों से। क्योंकि पिछले 15 साल से हम इस दहशत गर्दी को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें बड़ी डिटेल रिसर्च है। जितना इन दहशत गर्दों को, इनकी सोच को, इनकी कार्रवाइयों को हम जानते हैं पाकिस्तान में, बल्कि आप ये कह लें कि हमारी पीएचडी इन दहशत गर्दों पर भी है। ठीक है, सही हो। तो ये एक दहशत गर्दी की वारदातें हैं। खुदा की जुबान में इसको मकाफात अमल कहते हैं। ये पाकिस्तानियों को जब मैं 9 साल तक बताता रहा कि ये सूरत हाल आएगी, तो ये मेरा मजाक उड़ाते थे, बिल्कुल मुझे गालियां देते थे, मुझे फिरका वारियत के मुझ पे इल्जाम लगाते थे। अब देखो ना, इस होटल के अंदर कौन सा फिरका मारा गया, क्योंकि दहशतगर्द का तो फिरका ही नहीं होता, वो तो सबको मारता है। उसका काम तो रियासत को, कोई मजहब नहीं होता। लेकिन इत्तफाक है कि ये जो आपके पास दहशतगर्द हैं, इनका दीन भी है, इनका मजहब भी है, ये अल्लाह अकबर का नारा भी यूज करते हैं। दर हकीकत इन्होंने लिबादे ओढ़े हुए हैं, और ये इस्लाम को पूरी दुनिया के अंदर एक खौफ की अलामत बना रहे हैं। और आप पूरी दुनिया में तकफीरी बिल्कुल ये तकफीरी माइंडसेट के फिरके के नहीं, फिरका तो इसमें कोई नहीं हो सकता। माइंडसेट, मकतब फिक्र कहते हैं माइंडसेट को, सेक्ट कहते हैं फिरके को। ये मकतब फिक्र है। तो ये तकफीरी माइंडसेट के लोग हैं। और मैं आपको ये अर्ज करता चलूं कि इनका जो एक ही काम है कि खौफ और दहशत फैलाना और टेक ओवर करना। इनके 3 निशाने होते, इनके 5 निशाने होते हैं, जो मैं हमेशा से बताता आया हूं। मज़ारात, क्योंकि वो दरूद सलाम के मरकज होते हैं, उनके मानने वाले यानी कि दरूदी। नंबर 2 अफवाज, सिक्योरिटी फोर्सेस, उसकी वर्दी को टेक ओवर करना। नंबर 3 मीडिया, क्योंकि ये जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा पैसा मीडिया के पास है, और मीडिया से ही आवाज इनके खिलाफ उठ भी सकती है और बैठ भी सकती है। नंबर 4 इनके मोहसिन, जो इनको जगह देते हैं, इनको पनाह देते हैं, और फिर उन पे ये मकाफाते अमल बन के पड़ते हैं। नंबर 5 फिर ये खुद मारे जाते हैं, क्योंकि दरूदी उठते हैं, और फिर जहां मिलते हैं फिर ये रसूल खुदा की सुन्नत के मुताबिक और हुक्म के मुताबिक इनको मारा जाता है। लेकिन हमारी यहाँ पे कोशिश ये है
कि 1965 की तरह इस कौम को कौम बना के फौज के साथ खड़ा करें। इसका एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको कौम कौन बनाएगा, क्योंकि यही तो सवाल है ना, लोग डिवाइडेड है। और आप एक माइंडसेट की बात करें, ये माइंडसेट कहा जाता है, हमारी प्रोग्राम में 2-3 दिन पहले शाहिद सैयद साहब ने कहा, ये माइंडसेट जो है ये पार्लियामान के अंदर भी बैठा है, इसके सहूलतकार वहां पे भी बैठे हैं। आपको याद होगा एडी ख्वाजा साहब जो हैं सिंध के आईजी हैं, उन्होंने भी कहा ऑपरेशन जो हुआ 90s में जो पुलिस वालों को चुन चुन कर मारा गया, उनके कातिल असेंबलियों में बैठे हैं। तो ये देखे ना, फिर ये जिस मुल्क में ये हालात हों तो फिर क्या सवाल उठाएंगे। देखे ना किसी ने कुछ भी कहा कि हमारे साथ तो जुल्म ये करता है पाकिस्तान का मीडिया कि हमारी तो कहीं भी कोई बात सामने लाता नहीं। हम तो 7 साल से ये कह रहे हैं कि ये बैठे हुए। सबसे पहले तो मैंने अपनी पार्टी में कहा कि सबसे ज्यादा इसके अंदर बैठे हुए। अच्छा। उसके बाद मैंने कहा कि पार्लियामेंट में बैठे हुए, उसके बाद मैंने कहा सेनेट में बैठे हुए, उसके बाद मैंने कहा जुडिशरी में बैठे हैं, क्योंकि ये माइंडसेट है। ये तो हर इदारे में या गली कूचे के अंदर मौजूद है, ये बाजारों में मौजूद है। इसका काम ये है कि ये अपने इन मिलिटेंट विंग के साथ यहाँ पे लोगों को कराची में कत्ल कराया गया, पहले उनकी दुकानों को, करोड़ों रुपए की दुकान को 10-10 लाख में फिर परचेज किया गया, कारोबार खत्म किए गए। क्या मैं ये सब बताता नहीं आया? इसी माइंडसेट ने जब हजारा के अंदर बसों से उतार के खवातीन को मारा और पाकिस्तान के सियासतदान वकीलों से तो ताजियत कर रहे थे, 2 किलोमीटर के फासले पर उन मजलूम खवातीन के पास नहीं जा सके, तो इन सियासी जमातों में भी माइंडसेट मौजूद है। इसी माइंडसेट ने पुलिस का सहारा लेके मॉडल टाउन में, आपने कहा आपकी पार्टी के अंदर ज्यादा है। ये कौन है सबसे ज्यादा है, कौन नाम सबसे ज्यादा? आप देखें सारी तस्वीरें आपके पास ऑन रिकॉर्ड में, कौन इनके साथ बैठा होता। बेसिकली ये होता है कि तकफीरी का साथ देने वाला भी तकफीरी, तकफीरी को पालने वाला भी तकफीरी, तकफीरी के लिए नरमगोशा रखने वाला भी तकफीरी, तकफीरी को रिहा करने वाला भी तकफीरी, और तकफीरी के लिए टीवी पे बैठ के बहस और मुबाहिसा करने वाला भी तकफीरी। तो ये तकफीरियत है जी। और दूसरा मैं आपको बताऊं, इसी माइंडसेट ने मॉडल टाउन के अंदर कत्लेआम कराया ताहिर अल कादरी साहब के शागिर्दों का, और इसी माइंडसेट ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने यहां मलीर में मेरी माओ बहनों का कत्लेआम कराया जो इंसाफ की भीख मांगने बैठे थे। इनके लिए अगर कोई एहतजाज करे तो वो जमहूरियत है, और अपने इंसाफ के लिए कोई एहतजाज करे तो वो कहते हैं कि बदमाशी कर रहे हैं। ये माइंडसेट है। ये माइंडसेट इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले इसको पीपल्स पार्टी में दफन करेंगे। आप कह रहे हैं इसको दफन करेंगे, आपकी पार्टी रही है, आप वापस भी आ गए। मुझे जरा ये फिर बता दिए, पीपल्स पार्टी का जो सफर था, आप बड़े करीबी समझे जाते थे आसिफ अली जरदारी के, आपने पार्टी छोड़ी क्यों, छोड़ने पे मजबूर क्यों हुए? क्या इस माइंडसेट ने आपको मजबूर किया था कि आप ये पार्टी छोड़ें और आप दोबारा आए हैं? तो फिर दोबारा आप कहां जाएंगे, किसी और पार्टी की जानिब जाएंगे आप? देखें ना, थोड़ा सा तफसील से मैं आपको जवाब दूं ना इसका कि पीपल्स पार्टी तकफीरी जमात नहीं है। पीपल्स पार्टी में तकफीरियों ने हाईजैक कर लिया है, ये माइंडसेट ने। और मैं आपको पूछूं कि जब मेरे पे कोई मुकदमा ना निकला और मैं बाइज्जत बरी हो गया, तो कम से कम ये तो कन्फर्म हो गया ना कि मलीर में जो मेरी माएँ बहनें और बुजुर्ग इंसाफ मांग रहे थे वो जायज थे। फिर उनके ऊपर जब कातिलाना हमले किए गए, गोलियां मारी गई खवातीन को, बच्चों को, बुजुर्गों को, तो पाकिस्तान का मीडिया क्यों खामोश था? कहाँ थी पाकिस्तान की आवाम? कहाँ थे ये मुल्ला? कहाँ थे ये सियासतदान? कहाँ थे ये टेलीविजन के एंकर? क्यों इन्होंने तफरीक की? अगर इन्होंने तफरीक की तो फिर अब वो वक्त आ गया है कि हम भी ये फैसला करने पर तैयार हो जाए कि आज के बाद खुशी और गम अपना अपना। क्योंकि अब तो आए दहशतगर्द, 15 साल से हम मरते रहे, ये तमाशा देखते रहे, 15 साल से मैं चीखता रहा, ये मुझे शिया बनाते रहे, 15 साल से मैं लोगों के लिए यहाँ पर कुर्बानियों की आवाज उठाता रहा, ये मेरे पे ठट्टे मार के हंसते रहे। तो मैं इनको बताऊं कि अल्लाह ताला ने तुम पर बड़ी मेहरबानी की है। जिनके लिए तुम मुझसे लड़ते थे 15 साल तक, दाश और ISIS के लिए, उन तुम्हारे हीरोज को तुम्हारे पास भेज दिया, भुगतो। अब तुम्हें पता चलेगा कि बशारुल असद ने इनको क्यों मारा था। अब खुदा तुम्हें खुद जवाब देगा इंशाअल्लाह, क्योंकि तुम्हारे दरमियान परवान चढ़ रहा है, हमारे बीच में नहीं पड़ रहा है, तुम्हारे दरमियान परवान चढ़ रहे हैं। और तुम्हें बताएंगे ये कि ये कैसी मेहमान नवाजी लेते हैं तुमसे और तुम कैसे मेजबान साबित होते हो। बिल्कुल तुम्हारे पास 2 रास्ते होंगे आने वाले दिनों में, या तो तुम सर दोगे या तुम गैरत दोगे। और ये फैसल आब्दी के अल्फाज आज रिकॉर्ड कर लो आप। बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारी पाक फौज इनका भरपूर मुकाबला करेगी और हम इस ऑपरेशन के लिए कामयाबी करेगी ना, ये दुआ है। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हमें अपनी फौज को स्ट्रेंथन करना है। जी सुने ना, मैंने आपसे कहा ना, इनके प्राइमरी जो टारगेट्स हैं वो मैंने आपको बताएं, तो फौज इनका प्राइमरी टारगेट है, आज से नहीं है। गुज़िश्ता 8 साल से जब मैं फौज की वकालत करता था, इसलिए नहीं करता था कि वो मुझे कोई गवर्नर बना दे या वजीर बना दे, इसलिए करता था कि मैं एक माइंडसेट को पढ़ते हुए आ रहा था। मैंने शाम में देखा जहां आवाम फौज के साथ खड़ी हुई, वहां पे वो जंग जीते। इराक में आवाम फौज के साथ खड़ी हुई, इराक में जंग जीते। लबनान में फौज के साथ आवाम खड़ी हुई, वहां पे भी जंग जीते। मैं तो पाकिस्तानियों से पूछता हूँ कि जो तुम्हारे जनाजों पे
सके डर के मारे, जो तुम्हारे शौहदा के लाशों को, कलंदर के मेहमान के लाशों को कुत्तों को खिला दें, ये तुम्हारा साथ देंगे, ये तुम्हारे लिए निकलेंगे। तो इनसे पूछो कि ये तकफीरी मदरसे किसने बनाए? इस पीपल्स पार्टी ने बनाए सिंध में, नवाज शरीफ ने बनाए पंजाब में, इमरान खान ने बनाए केपीके में, और ये बलोच कौम परस्तों ने बनाए बलोचिस्तान में। तो जब तुमने खुद अपने मकतल सजाए तो रो क्यों रहे हो, चीज क्यों रहे हो? ये तुम्हारे मेजबान हो, इनके खुश हो जाओ, तुम्हारे हीरो है, तुम्हारे हीरो आए। आब्दी साहब, ये आपने सिंध का जिक्र किया, अभी कुछ रोज पहले लाल शहबाज कलंदर पे जो मजार पे जो धमाका हुआ, उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कुछ मदारिस हमारे बच्चों के जहनों को खराब कर रहे हैं, कुछ मदारिस असरअंदाज हो रहे हैं। आप समझते हैं कि ये उनका स्टेटमेंट ठीक था? कुछ मदारिस के बारे में जो वो बात कर रहे हैं गलत था, गलत था। कुछ मदारिस की हद तक तो ठीक है, सारे मदारिस तो ऐसे नहीं है। जी जी। क्योंकि लाड़काना में जो सोमरो साहब जो शहीद हुए थे, उनके भी मदारिस हैं, उसके अंदर मोहब्बत और प्यार की तालीम दी जाती है। वो कलंदर के दरबार पे गए, उनके साहिबजादे, उन्होंने ताज़ियत की और तकफीरियत के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ने के आज़म का इज़हार किया, हम उनको सराहते हैं। लेकिन जरदारी साहब से मैं बताता चलूँ, अब पहले नहीं मैं बताया करता था, लेकिन जब से मेरी माओ बहनों पे गोली चली है ना, अब मैं इनको बताऊं, आप ही लोगों ने तो बनवाए। अच्छा, आप उस वक्त कहां थे? आपको तो मैं रोजाना बताता था कि आपके ये सीएम सिंध और आपके वुजरा जो है ये तकफीरियों के मदरसे बना रहे हैं। आपका अपोजिशन लीडर यहां पर पूरी दहशतगर्द तंजीमों को पाल रहा है। आपका ये जो सेनेट में बैठा हुआ चेयरमैन है, ये असल रुए रवा है। आप इनको ओहदों से नवाजते थे, आप इनको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाते थे। आपके ये मनपसंद लोग थे। आपने इन मनपसंद लोगों की ख्वाहिशात पे हमारे साथ 8 साल जुल्म किया। हर जगह से आपने मुझे निकाला। आप आए टेलीविजन पे अपने किसी रहनुमा को बेचे और बताएं कि मुझ पे जुल्म की वजह क्या थी, मेरा कसूर क्या था। आप कह रहे हैं आप अपना कसूर और जुल्म की वजह पूछ रहे हैं। मुझे याद है जिस दिन आपको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद आपकी अहलिया ने भी कहा कि जो उनको जाहिर बात है आपकी जान को जो खतरा था सिंध हुकूमत से था। तो क्या वाकई सिंध हुकूमत इन्वॉल्व थी या सिंध हुकूमत डायरेक्टली चाहती थी कि आपको जेल भेज दिया जाए? देखे ना, मुझे तो बेसिकली टारगेट ये जो किलिंग हुई थी यहाँ पर, ये जो हरमैन की रैली थी, उसमें गैर मुल्की सफ़ीर की इमा पर इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया, सरेंडर किया पीपल्स पार्टी ने और मुझे गिरफ्तार कराया। लेकिन मुझे अपनी गिरफ्तारी का कोई गम नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन फेस करना सबका राइट है। ये कौमी इदारों को तो आपको वर्दी को इज्जत देनी पड़ेगी ना। लेकिन अफसोस सिर्फ ये कि मैं तो एक फ़ोन कॉल पे मैसर था, तो मेरे घर के अंदर 50 कमांडोज इन्होंने कुदवाए, चादर चार दीवारी को पामाल कराया। कुछ भी है, हमारा घर एक सादात घराना है, हमारा एक अपना रस्म और रिवाज है। अगर बिलावल हाउस के अंदर कूदते तो ये लफ्ज क्या होते इनके? क्या मेरा ये घर बिलावल हाउस से किसी कम तो हुर्मत नहीं रखता ना। दूसरा, ये जो माओ बहनों पे गोलियां चलाई हैं वो है गम असल, वो है एक तकलीफ के इंसाफ के लिए। अगर कोई सड़क पे निकले तो गोलियां चलाओगे, तो अब मैं इनको कहता हूं, अब तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है ना, तो किसी एक को जरा उंगली लगा के दिखाना, किसी एहतजाजी को। तुम्हारी जमहूरियत को मैंने बहरा अरब में ना गर्क कर दिया इस मरतबा, तो फिर बोलना। इनकी हुकूमत को मैं छोड़ूंगा। बेनजीर भुट्टो के खानदान से कोई मसला नहीं है, मेरा ये जरदारी साहब या उनकी औलाद से कोई मसला नहीं है। रेस्ट ऑफ पीपल्स पार्टी को अब मैं नहीं छोड़ूंगा, सिंध हुकूमत समेत। ये मैं पूरे हथियारों के साथ उतराऊंगी। आपने कहा मैं एक एक हथियार चलाऊंगा। आप हथियार चलाएंगे, आप निकलेंगे। ये 1000 अफराद की तरबियत कैसे करेंगे? इनके लिए वसाइल कहां से लाएंगे? ये जो 1000 अफराद की जो आप बात कर रहे हैं, ये कौन होंगे ये 1000 अफराद? मेरी बहन, हम जरा अदलिया पे तो बात नहीं कर रहे हैं, हम तो हकाइक पे बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप मुझे सुने, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, और इसको कोई हर्ज नहीं है कि इस पे गुफ्तगू की जाए। ये हथियार मैं कौन से चलाऊंगा? मेरी 7 साल की रिसर्च है, मेरी 7 साल की इन्वेस्टिगेशन है। मैं खुद एक सीक्रेट एजेंसी हूँ अपनी जात के अंदर। मेरा एक इंटेलिजेंस का पूरा निजाम है दुनिया के 18 मुल्कों के अंदर, जहां से मैं रिसर्च कलेक्ट करता हूँ। तो वो मेरी जो मेहनत है वो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके मीडिया पे चलाऊं। अगर इन्होंने मुझे यहाँ रोकने की कोशिश की तो मेरा आपसे वादा है, 1 माह के अंदर ये तमाम सियासतदान और इनकी औलादे मिलकर सोशल मीडिया खुद बंद करेंगे। बस अब आगे आप समझ जाएं कि मैं क्या करूंगा। जो 1000 लोगों की मैं तरबियत करूंगा वो सियासी तरबियत है। मैं रिटायर हो गया हूं, मैंने कोचिंग का आगाज कर दिया है। मैं फैसल रजा आब्दी बना रहा हूं, मैं अपने सोच के लोगों को पैदा कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान को सियासी विजन दूंगा शागिर्दों की सूरत में। और मेरा पहला नजरिया, लड़ें या अपनी जमात बना के खुद क़यादत करें, ये मेरा हेडेक नहीं है। मैंने जो सीखा है सियासत में, लेजिस्लेशन में, जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सपर्ट हूं या मैं लॉ एक्सपर्ट
बगैर डिग्री का हूं, तो वो मैं इनको ट्रांसफर करूंगा अपनी सोच के साथ, लेकिन एक ही नजरिए के तहत कि 1965 की तरह फौज का साथ देना है, फौज का साथ नहीं छोड़ना, फौज के इस ऑपरेशन में मदद करनी है, ये वक्त की जरूरत है। ठीक, आप सोच की बात करें, आपने कहा एक खास सोच आप पैदा करेंगे, तो ये जरा हमें समझा दें फैसल रजा अब्दी की सोच और तालिबान की सोच में क्या फर्क है, क्योंकि हमने देखा आप ये कहते हैं इस सिस्टम के खिलाफ बात करते हैं, तो यही बात सूफी मोहम्मद ने भी की, तालिबान ने भी की, वो कहते हैं कि जी हम इस सिस्टम के खिलाफ हैं, तो इस सिस्टम से इंसाफ मिलना मुमकिन नहीं। तो ये जरा अब सोच की डिवीजन जो है ये जरा मुझे समझा दें कि क्या वो भी ठीक बात कहते थे कि जी आप इस सिस्टम के खिलाफ है और आप भी इसी सिस्टम के खिलाफ हैं? नहीं, हमारी सोच तो किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं है, ना हम किसी की सियासत के खिलाफ हैं। ये सारे काम मैं उस वक्त करूंगा कि अगर इन्होंने नेशनल इमरजेंसी का निफाज ना किया तो। देखें, पेरिस के अंदर कत्लेआम हुआ, महज़ब कौम थी, नेशनल इमरजेंसी लगाई, जमहूरियत भी चल रही है, फौज की अदालतें भी चल रही हैं, उन्होंने इसको काबू किया। नंबर 2, बेल्जियम में धमाका हुआ, उन्होंने नेशनल इमरजेंसी का निफाज किया, फौज भी चल रही है, पार्लियामेंट भी चल रही है, सब मिलकर वहां पे जंग लड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अभी इन्हीं दिनों के अंदर 500 के करीब लोग शहीद हो गए, और मैं आपको बताऊं कि 150 लाशें सेवन शरीफ के अंदर मिसिंग हैं। 150 वारसीन जो हैं अपने लोगों को तलाश कर रहे हैं। जाहिर बात है कि वो लाशें चिथड़ों में तब्दील हो गई, जिसको पीपल्स पार्टी की शहीद बेनजीर भुट्टो की हुकूमत ने शहीदों के लाशों को कुत्तों की खुराक बना दिया। अब थोड़ा सा ये सोचिएगा कि अगर इधर आपका, अल्लाह ना करे, अगर आपका भाई या मेरा कोई रिश्तेदार होता और उसकी लाशों को मैं ढूंढ रहा होता और मैं ये तसव्वुर करता कि यार मेरे शहीदों की लाशों को कुत्ते खा गए तो मेरे ऊपर क्या असर पड़ता। हमने इंसानियत की तौहीन की इंतहा कर दी, हम जिम्मेदारियों का तयन करते फिर रहे, इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए था। तो मैं इस सोच के खिलाफ हूं, और मेरी सोच का नाम है दरूदी वर्सेस बारूदी। दरूदी कहते हैं दरूदो सलाम के मानने वालों को, चाहने वालों को, इसमें तमाम फिरके होते हैं मौजूद, इसमें तमाम मजहब होते हैं मौजूद, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के तहत इंसानियत से प्यार करते हैं, और जिनका मुकाबला होता है बारूदियों से, जो कि आज लाहौर में फटा। अब फटा ये अलग चीज है, मैं क्यों आया हूं, मैं आपको ये वजह बताऊं। आपने मुझे बीच में 10 महीने में मुतादिद बार कांटेक्ट किया, मैंने आप कहा मेरी बहन अभी वक्त नहीं आया, जब मेरा वक्त आएगा तो मैं आऊंगा। तो मुझे टीवी का तो शौक नहीं था ना, तो मैं अब 10 महीने बाद इसलिए आया हूं कि अब मेरा वक्त आ गया, और मैं आपको आज सबसे एक अभी आप ब्रेक तो नहीं ले रही? मैंने ब्रेक लेनी है, बिल्कुल ब्रेक पे जाना है, बिल्कुल आप अहम बात बताने जा रहे हैं, आप ब्रेक ले लीजिए। मैं बिल्कुल, आप समझ गए कि हमें एक ब्रेक लेनी है। फैसल रजा अब्दी साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, वो एक खास सोच के बारे में बात कर रहे हैं और इस सिस्टम के हवाले से बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन इस वक्त जारी हुआ है, पाक फौज का सबको साथ देना होगा। इसी पे मजीद बात करेंगे, कुछ अहम सवालात भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदेद कहेंगे। फैसल रजा अब्दी साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, और बहुत एक तवील ब्रेक के बाद वो दोबारा से मीडिया पर मंजर आम पर आए हैं, और वो क्या करने आए हैं, उनका अगला प्लान क्या है, और क्या वाकई ही एक कोई ख़ास प्रोग्राम या लाहेअमल लेकर आए हैं, इस पर मजीद हम बात करेंगे। अब्दी साहब, ये जो सोच की हमने बात की, तो तालिबानाइजेशन का भी हमने जिक्र किया, तो क्या पाकिस्तान के तालिबान या अफगानिस्तान के तालिबान, इन दोनों का बराबर समझते हैं, एक समझते हैं, या दोनों के नजरियात में फ़र्क है? बेसिकली मैं आपको ये बताता चलूं कि मेरी नज़र में ये नाइजीरिया के अंदर बाकू हराम है, सोमालिया के अंदर अल शबाब है, इराक के अंदर ISIS और अल नसरा फ्रंट है, शाम में दाइश है, यमन के अंदर अल कायदा है, तहरीक तालिबान जो है अफगानिस्तान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में अब अल अहरार के नाम से है, कोई लश्कर जंगवी के नाम से। बेसिकली ये एक ही सब्जेक्ट की मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं। इसमें सबसे कम जो मिकदार है उसको कहते हैं, जो सबसे लोअर डिग्री है जिसको आप मैट्रिक पास कह लें, वो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है जिसको आप PhD कह लें, उसको कहते हैं दाश, यानी कि इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट, ISIS। जी हाँ, इनका तरीका वारदात एक होता है, लेकिन आपने एक चीज गौर से महसूस की होगी कि पाकिस्तान में अब तक तो तहरीक तालिबान यहाँ पर और लश्कर जंगवी जिम्मेदारियां कबूल किया करते थे, लेकिन अचानक अल अहरार सामने आई और आपने देखा सबसे ज्यादा जो तवज्जो तलब वाकया है वो कोयटा के सानेह का है, जहाँ पुलिस एकेडमी में जहाँ 800 पुलिस कमांडोज पास आउट। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ना वो ये है कि 800 पुलिस कमांडोज पास आउट, 3 दहशतगर्द दाखिल होते हैं, उन कमांडोज को शहीद करना शुरू करते हैं जिनको तरबियती निहत्ते दहशतगर्दों से लड़ने की दी जाती है।
तो उसका निशाना वर्दी है, एरार का निशाना जो है वर्दी है, और ये माइंडसेट बताता है कि दाइश ने पाकिस्तान के अंदर पंजे गाड़ दिए अल एरार की सूरत में। लेकिन शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मजार के धमाके की जिम्मेदारी दाइश ने पहली बार अल जजीरा टेलीविजन के ऊपर बजाते खुद कबूल की। जी हाँ, तो ये सर तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे वज़ीर दाखिला तो कहते थे कि यहाँ पे दाइश नहीं है, दाइश का तो कोई वजूद नहीं है। तो ये तो देखें, फिर अगर वजूद नहीं है तो ये फिर इस तरह की कार्रवाइयां कहाँ से हो गई, कैसे ये लोग दाखिल हो गए? भाई आपके वजीर दाखिला तो ये भी कहते थे ना कि मौलाना अजीज जो है बड़े मासूम और प्यारे आदमी हैं और वो खुद दाइश का सबसे बड़ा तर्जुमान है, उसने तो तर्जुमानी ऑन रिकॉर्ड कबूल की है। तो ये जब तक नवाज शरीफ वजीर दाखिला, यही तो लोग हैं जो दाइश को पालने वाले। मैंने तो आपको बताया था नवाज शरीफ दाइश का सरबरा है पाकिस्तान के अंदर इस माइंडसेट का। उसका काम इस मिलिटेंसी के जरिए अपनी हुकूमत को बादशाहत में तब्दील करना है। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि PhD प्रोफेसर जो हैं वो शाम और इराक से जूते खाकर और बुरके पहन के भागकर जनाना लिबास में फरार हुए, टर्की गए, टर्की से उसकी ट्रांसपोर्टेशन टर्किश एयरलाइन के जरिए कंधार की गई। कंधार के रास्ते इनको यहाँ पे दाखिल किया गया, जो पाकिस्तान के तमाम मदारिस में जो तकफीरी मदारिस हैं उसके अंदर जाकर उन्होंने सकूनत इख्तियार की और पाकिस्तान में मौजूद 40 लाख दीनी मदारिस के तुलबा को अपने रंग में ढालना शुरू किया उन्होंने आज से 8 महीने पहले। और अब वो एक बाकायदा मिलिटेंट विंग बना चुके हैं। 40,000 कमांडर्स मौजूद हैं जो कि अजबेक, ताजिक, चेचन, अरब, सोडानी, यमनी ये हैं, जबकि 40 लाख आपके तुलबा मौजूद हैं जिनमें से अक्सरियत टिल्ट करती जा रही है इन दहशतगर्दों। तो फिर इनका गला फमा कैसे होगा? इनको फिर कैसे इनको रोका जा सकता है? फिर अगर ये आप इतनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सारी, तो इनको रोका कैसे जा सकता है? इनका कैसे काउंटर इनको कैसे किया जा सकेगा? आप मेरी बात सुने, क्या फंडिंग की जाती है? अरब शहजादे की खुली फंडिंग खत की सूरत में नवाज शरीफ की पकड़ी गई है। दो ना सजा हिम्मत है तो और कौन सी फंडिंग होती है पाकिस्तान में? यहाँ इदारे बेच दिए तोहफे के तौर पे और सऊदी अरब में और दुबई में जाके पीपल्स पार्टी ने और नवाज शरीफ ने पूरे वहां पे जायदादें खरीद ली तोहफे की सूरत में। और कौन सी फंडिंग की जाती है पाकिस्तान में? एक काम करते हैं, कौन सा मुल्क मुलविस है? इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है, ये जितने फट रहे हैं इनका मकतब फिक्र सामने ले आओ, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मुल्क के पीछे। ठीक है भाई, आप भी तो दूसरे मुल्कों के अंदर फंडिंग करते फिर रहे ना, आप कौन सा कम है? आप नहीं करते। लेकिन अभी जो बात हो रही है ना, अभी हम जो बात आज नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये जो पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की लहर है ये सरहद पार से है, अफगानिस्तान से, चाहे भारत से। आप इस ये सोच को आप रद्द करें। मेरा निशाना जो होता है ना वो स्टेट पे वार करने वालों को होता है। मेरा ये कत्लेआम पे मैं जिक्र नहीं करता, ये टारगेट किलिंग करने वालों पे कत्लेआम पे मैं नहीं जाता, मैं उन पे जाता हूं जो कबूल करते हैं। मैं आपसे वसूख से कह रहा हूं कि उनका मकतब फिक्र लाए ना, अगर हिम्मत है तो पता चले ना कौन है, और फिर उस मकतब फिक्र के मौलवियों को पकड़े के ये काम है तुम्हारे, ये तरबियत दी तुमने, तुम भाषण देते हो टेलीविजन पे बैठ के मुसलमान और इंसानियत और भाई बंदी की। पहले जाके अपने मकतब फिक्र को तो इंसान बनाओ, बाद में हमारी तरफ आना। आप इन मौलवियों को क्यों नहीं पकड़ते? आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि आप इनको एक्सपोर्ट कर दें। मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ ना, मैं तो जानना चाह रही हूँ। एक्सपोर्ट करें ना। बिल्कुल, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ, मैं तो जानना चाह रही हूँ ना आपसे। ये देखिए कि कौन इन लोग हैं, कौन इनकी फंडिंग करता है, कौन इनके सहूलतकार हैं, कौन इनकी मदद करता है। एक ये पॉइंट भी सामने आया। जी आपने बताया ये बड़ी डिटेल से। एक आपको पता है, बिल्कुल बिल्कुल पता है, आपको पता है कि कौन इनकी मदद करता है, कौन करता है? सुने ना मेरी बात, सही। कौन इनको हीरो बताता रहा टेलीविजन पे बैठ के? कौन से एंकर है वो? कौन से तजियाकार है? ये पाकिस्तानी खाने को हप्पा और पानी को मम्मम कहना बंद करें और 15 साल का रिकॉर्ड उठा के खुद चेक करें कौन तालिबान का हामी था, कौन तालिबान को पालता था, कौन तालिबान के तालिबान को पालने की बात करें, 30-30 करोड़ रुपए दहशतगर्द मदरसों को देता था। बिल्कुल, ये आपकी सियासी बातें, ये रिकॉर्ड पे, ये सब बातें रिकॉर्ड पे। आपने कहा पालने की बात, तालिबान को बनाया किसने? फिर ये जरा बताते चले ना। ये नसीरुल्लाह बाबर साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, लेकिन वो ये कहते थे कि तालिबान मेरे बॉयज हैं, हमने इनको बनाया। फिर अगर हमने इनको बनाया तो फिर देखें ना, भुगत भी तो आज हम रहे हैं इस वक्त। नहीं, देखें मैं आपको बताऊं, अगर उन्होंने कहा कि उन्होंने बनाया तो ये चीज याद रखिएगा, सपोलियो को जो पालता है ना वो नाग बन के उसी को डसता है। ये है इंतकाम इलाही। तो शहीद बेनजीर भुट्टो को भी फिर तालिबान नहीं मारा, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। यहाँ 18 अक्टूबर के शोहदा के लवाइकीन को भी तालिबान ने मारा, शोहदा को भी तालिबान ने मारा, ऐसे ही है ना? सही। लेकिन शहीद बेनजीर भुट्टो के बाद से लेके आज तक पीपल्स पार्टी पे कोई हमला नहीं किया, तहरीक इंसाफ की तरह
नवाज शरीफ की तरह, जमात इस्लामी की तरह। जहां मैं लाना चाह रहा हूं ना, अब आप उधर आ जाइए। अब आप भी मुझे बताइए, अगर इन दहशतगर्दों का मकसद पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचाना है तो तहरीक इंसाफ पाकिस्तानी नहीं है, नवाज शरीफ पाकिस्तानी नहीं है, जरदारी साहब की पार्टी पाकिस्तानी नहीं है, जमात इस्लामी पाकिस्तानी नहीं है। ये कौन सा माइंडसेट है जो एक ही माइंडसेट को निशाना बनाता है और एक के ऊपर निशाना ही नहीं मारता? आज भी उनके जलसे हो रहे हैं, आज भी कुछ लोग घरों के अंदर बंद हैं। तो अब तो आप लोग समझ जाए ना कि कौन साथी है और कौन साथी नहीं है। अगर आप इस मुमलिकत को बचाना चाहते हैं, हाँ, अब आप समझ गई कि मैं क्या समझा रहा हूँ। मैं किसी फिरके को निशाना नहीं बना रहा, बिल्कुल मैं एक माइंडसेट को निशाना बना रहा हूं जो तकफीरियत को पालता है। बिल्कुल आप कह रहे हैं तकफीरियत को जो पालता है। मैंने आपसे कहा, सोशल मीडिया, मैंने आपसे कहा, ये सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी पेजेस हैं क्योंकि बनाए गए हैं ये, जिनके बारे में कहा जाता है वहां फिरका वारियत फैलाई जा रही है, उनको आप ओन करते हैं। आप बताएंगे कि क्या वो आपके पेजेस हैं या फेक पेजेस हैं जो सोशल मीडिया पर इस वक्त बनाए गए? भाई मुझे तो इसी इल्जाम में लेके गए थे ना आप। मैं तो अभी भी बैठा हूं, आओ अगर मुझ पे इल्जाम है तो मुझ पे इन्वेस्टिगेशन करो। क्या मतलब है? आपका पूरा मीडिया मुझे कालेदम तंजीमों के साथ जोड़ रहा था। बड़े बड़े ये एंकर नासूर जो भाई बनकर चाय पी के बैठ के प्रोग्राम करते थे, अगर इनके अल्फाज सुनो, जो तकफीरियों के सबसे बड़े रोए रवा थे, जो इफ्तिखार चौधरी जो 22,000 तकफीरियों को छोड़ने वाला था, उसके बूट पॉलिशिए थे, ये मुझे कालेदम जमातों के साथ जोड़ रहे थे बैठ के। तो अब हिम्मत है तो सामना करो ना, आओ मेरे सामने बैठो, मैं तुमसे पूछूं कि मैं कौन से कालेदम तंजीमें चला रहा था इधर। मैंने तो 15 साल से इन शौदा के लवाहिकीन को असला ही नहीं उठाने दिया। ये मेरा कारनामा है। हम क्या, हमारे में गैरत खत्म हो गई है? शहबाज कलंदर में जो बच्चे मारे गए उसके ऊपर तो कोई ना चीखा। हलब पे तो सुबह शाम भाएं भाएं कर रहे थे जाली तस्वीरों पर, ये असली तस्वीरों पर ही चीख पड़ते। तो ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? कैसे तहरीक इंसाफ अब तक महफूज है? कैसे नवाज शरीफ अभी तक महफूज है? कैसे जमात इस्लामी अभी तक महफूज है? क्या साना सफूरा के अंदर जमात इस्लामी के दहशतगर्द नहीं निकले? आज जो आप क्रिकेट नहीं करवा पा रहे हो, क्या इस पूरी श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर जमात इस्लामी ने हमला नहीं किया? आपने कितने हेडक्वार्टर पे छापे मारे अब तक? उसके एक भी नहीं। उसको तो आप हुकूमत में लेके बैठे हुए। 30 करोड़ रुपए की इमदाद दे रहा है इमरान खान। जामा हक्कानिया को जो शहीद बेनजीर भुट्टो समेत 9 खुदकश धमाकों का सबसे बड़ा पालने वाला है। तो अखवाड़ा खटक में जो है, तो आप लोग अगर इसमें बात नहीं करना चाहते तो मैं आपको ये बात बताऊं कि बहुत जल्द आपका मीडिया भी हमारी सफों में खड़ा होगा आके इंशाअल्लाह। फिर मकाफात अमल हम बताएंगे आपको कि 15 साल जिस तरह आपने हमारा तमाशा देखा, कल को हम आपका तमाशा देखेंगे। अगर इस सूरत में चलना है, निशाना बने हैं मुख्तलिफ, क्या मतलब है? कैसी बातें कर रहे हैं? दहशतगर्दी का लोग निशाना बने हैं। चाहे कराची की हम बात करते हैं सर, आबदी साहब आप देखिए, गलत बात नहीं करें, ये आपके मीडिया का पाला हुआ माइंडसेट है। ठीक, ये मीडिया का नहीं है ये। फिर आप फिर माजी में चले जाए ना, फिर ये अफगानिस्तान वॉर में चले जाएं, फिर वो उस पे चले जाएं। ये मीडिया का माइंडसेट पाला हुआ नहीं है ये। चले कुछ लोग होंगे, ठीक है, कुछ लोग होंगे ना, कुछ आबदी साहब कुछ लोग होंगे। देखिए हर जगह आप कह सकते हैं ना, चाहे आपकी सियासत या आप बोल रहे हैं या मुझे बोलने दें। मैं सिर्फ एक पॉइंट आप जो पॉइंट बात कर रहे हैं ना, मैं उस पर ऐड कर रही हूँ। सिर्फ एक मेरा पॉइंट सुन लें। हर जगह इस तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे लोग आप जानते हैं, माशरे में होते हैं, सियासत में हैं, मजहबी जमातों में हैं, मीडिया में भी हैं। तो मैं तो इस चीज को डिफेंड नहीं कर रही ना कि मीडिया ने ऐसा किया या वैसा। मैं तो सिर्फ अच्छा छोड़े ना मैं फरमाएं जी। यार आपने कभी सुने ना, आपने कभी दाश की हिमायत करने वालों से इस तरह बहस किए बैठ के कि आप दाश को इस तरह क्यों सपोर्ट कर रहे हो? क्या यहाँ पे दाश को असल इस्लामी निज़ाम कायम करने वाले ये तकफीरी तजियाकार यहाँ खुलेआम आपके सामने इस तरह बहस तो आपने उसके सामने कभी नहीं की? मैं क्यों ना कहूँ, जब मेरी माओ बहनों पे गोलियां चली मॉडल टाउन में, जिस तरह आप चीखे, यहाँ तो आप लोग इस तरह नहीं चीखे। वजह क्या थी मुझे बताएं? नवीद हुसैन को फांसी हो गई। सुने मुझे पता है जितना चीखे मेरे पास रिकॉर्ड में, मुझे पता है। मुझे ना ये आप कहें कि चीखे नहीं, जब खवातीन को बसों से उतार के मारा बिल्कुल गया, तो सब आपने बिल्कुल क्यों नहीं, मीडिया ने पूरे प्रोग्राम्स किए, कंडेम किया। मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के अभी कंडेम करती हूँ जो इस तरह की दहशतगर्दी चले हम भी कंडेम करेंगे। आज के बाद सिर्फ आज के यार आप मुझे बोलने देना, मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ, आप आ नहीं रही। देखें, बहुत नवीद हुसैन को फांसी हुई अभी पिछले दिनों, गिलगित की जेल से उस पर इल्जाम था, निकला, जेलर और सुप्रीडेंट के मौजूदगी में निकल गया और एक जज को कत्ल करके आया। वो गिलगित की कोर्ट लगती भी नहीं थी, उसको रावलपिंडी लाया गया, फांसी दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेंक्शन कर दिया, जाओ फांसी पे लटका दो। ना जेलर लटका, ना सुप्रीडेंट लटका, वो लटक गया। ठीक है, अब 300 दहशतगर्द जिनको फौजी अदालतों ने सजा दी है, वो कोर्ट्स के स्टे के पीछे गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पे छुपे हुए। आप लोगों ने कभी आवाज उठाई उस पर? क्यों?
नहीं अच्छा चले, वो तो एक अलग बात होगी ना, आपने आवाज उठाई। आप क्यों चले, अगर आपने मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती, आप जो पॉइंट उठा रहे ना, मीडिया खबरों को हाईलाइट करते हैं, हम पार्टी नहीं बनते आब्दी साहब, आपको पता है बड़ी अच्छे तरीके से, कुछ लोग बनते होंगे पार्टी, हम नहीं बनते। मैं तो सिर्फ आपसे इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं आपसे सवालात कर रही हूँ, आप जरूर जवाब दें। आप ये तो ना पूछे आपने फलां टाइम पे ये नहीं किया या फलां टाइम पे वो नहीं किया। मैं एक माइंडसेट का जिक्र करूं, क्योंकि इसी में देखें टाइम हमारा जाया हो रहा है, इसी बहस में मजहबी दहशतगर्दी का हम जिक्र कर रहे हैं, मजहबी दहशतगर्दी का जिक्र, बिल्कुल अच्छा लंबा टाइम है आपके पास। मजहबी दहशतगर्दी के आप खिलाफ हैं। हम सिंध का अगर जिक्र करें तो इल्ताफ हुसैन साहब भी हैं, इल्ताफ हुसैन साहब भी इसके खिलाफ हैं। लिसन टू मी, हम किसी मजहबी दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं है, ना ये मजहबी दहशतगर्दी है, ये कत्लेआम है। सही, ठीक है। और आज जो रेस्टोरेंट में हुआ, ये क्या अंदर मजलिस हो रही थी या दरूदो सलाम की नात हो रही थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल। क्या जो इससे पहले डीआईजी जैदी साहब, मुबीन जैदी साहब को मारा गया, हालांकि मॉब को निशाना नहीं बनाया, पुलिस ऑफिसर को निशाना बनाया, क्या वो मजहबियत वहां नमाज पढ़ रहा था क्या? सही। खत्म करें ना इस ड्रामे को, यही तो ड्रामा खत्म करने को बोल रहा हूँ। दहशतगर्दी को ना खत्म करें, दहशतगर्द को खत्म करें। जो आर्मी चीफ ने बयान दिया है उसके मुताबिक चलें। अब मैं आपको बताऊं, सुने बहरहाल आपने मुझे वो जवाब नहीं दिया कि 300 दहशतगर्द जिनको आर्मी अदालतों ने फांसी दी, वो अब तक क्यों फांसी पे नहीं गए। इसका जवाब आप लोग के पास बनता भी नहीं है। काश, मेरी दुआ है कि जितना आप लोग इन अदालतों और इसमें बैठे हुए जजों से डरते हो ना, काश अल्लाह से डरना शुरू करें, तो ये पाकिस्तान सुधर जाएगा। सब डरते हैं। दूसरा मैं आपको ये बताऊं, कोई नहीं डरता। छोड़ें आप ये, चलो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अल्लाह से ज्यादा जहां डरते हैं ना, मुझे पता है। बिल्कुल आगे ही चल लेते हैं, आगे ही चल लेते हैं। इल्ताफ हुसैन साहब की मैं बात कर रही थी, मैं आपको बैन करने की नहीं, मैं नहीं बैन होने से नहीं डरी सर। मैं आपको किसी ने बैन करने की कोशिश की ना, ठीक, तो आप खड़े होंगे। इधर ही पाकिस्तान है, यही पाकिस्तान है। ठीक, आप खड़े होंगे। एंकर अगर बैन हो जाता आप खड़े होंगे, उसका साथ देंगे। मेरे पास यार हम ही खड़े हैं 9 साल से। जरूर हम ही खड़े हैं, हम ही खड़े 9 साल से। और कौन खड़ा है? हम ही खड़े हैं, हम ही खड़े हर जगह पे, पूरी दुनिया में हम खड़े, हम ही खड़े होंगे। चले, आप लोग का काम थोड़ी है खड़े होना। चले इंशाल्लाह। अब मुझे ये जरा समझाइएगा, इल्ताफ हुसैन साहब के बारे में मैं बात करती, वो भी दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। आप क्या समझते हैं, उनका क्या सियासी बाब बंद हो चुका है या आपकी सोच उनसे भी मिलती है? वो भी खुलकर दहशतगर्दों को ललकारते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जो उनकी रियासत, उनकी पार्टी में दहशतगर्द थे, वो सब आपके सामने पकड़े गए, उन पे केसेस चले, उनको अदालतों ने बेल दी। वो आज सरकारी प्रोटोकॉल के अंदर घूमते फिर रहे हैं। मुझे तो ये महसूस होता है इस पूरे पाकिस्तान में एक ही दहशतगर्द है, वो है डॉक्टर आसिम। बाकी तो सब घरों पे चले गए। डॉक्टर आसिम, बाकी तो सब घरों पे चले गए। ठीक है ना? अच्छा, अब बात ये है कि ये जब तक आप रेंजर्स को आर्टिकल 245 के तहत इख्तियारात नहीं देंगे, चाहे पंजाब हो या सिंध हो या पूरा पाकिस्तान हो, आप इस दहशतगर्दी को काबू नहीं पा सकते। क्योंकि आर्मी चीफ का फैसला हातमी और आखिरी होना चाहिए। हम जिस लिए आए हैं वो उस पे मैं आ जाऊं आपको कि एक हमला गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो हुआ, आप मेरी बहन है, मेरी बात को समझने की कोशिश करें जहां मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं। जी। इस एक हफ्ते के हमले ने पाकिस्तान की तमाम मार्केट्स को कोलैप्स कर दिया। बिल्कुल। मेरे पास ताजिरों का वफ्द पिछले 3 दिन से आ रहे हैं, वो बता रहे हैं किसी की 1 करोड़ सेल थी, वो 10,000 भी नहीं रही। तो यानी कि शॉप एक्सपेंस निकालना मुश्किल हो गए। तमाम मार्केटें कोलैप्स कर गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जहां 7 अरब रुपए रोज का कारोबार होता था, 30 करोड़ से ऊपर कारोबार नहीं बढ़ पाया और अब रेस्टोरेंट्स पे भी हमले होना शुरू हो गए। यही अगर सूरत हाल रही तो आप मेरी बात को समझें, शाम और इराक का मैं आपको ये तज्जिया दे रहा हूँ कि वहां से पैसे वालों ने भागना शुरू कर दिया था, अगर अल्लाह ना करे, मौला ना करे, कुछ हमले हुए, अगर कुछ हमले और मजीद हुए तो आपकी मार्केट्स कोलैप्स कर जाएंगी, इंपोर्ट आपकी नील हो जाएगी। आपका जो हजम है बजट का 3700 अरब रुपए जमा करने का, मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको मैच कर पाएंगे। पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा और एक ऐसी रियासत की तरफ जाएगा जहां कोई भी पैसे वाला रहने वाला पसंद नहीं करता। बिल्कुल। फिर यहाँ पे रह जाएंगे ईमान वाले और तकफीर वाले, उनके दरमियान जंग होगी। उस जंग को रोकने के लिए हमने ईमान वालों को वर्दी वालों के साथ खड़ा करना है और 65 की तरह साथ दिलवाना है। इंशाल्लाह ये पाक फौजी हमारे इस मुल्क को बचाएगी। इस मिशन को सुनिए, पहले यही बातें मैं करता था तो आप यही बातें करता था तो एजेंटी का यहाँ पर आज तमगा लेके बैठा हुआ हूं ना, आप कर रहे हैं 5 साल बाद। यही 5 साल पहले कर ली होती बातें तो ये नैज ही नहीं होती, ये कह रहा था। अब मैं आपको बताऊं
कि आप अगर इस ऑपरेशन को कामयाब करना चाहते हैं और हम सियासी जमातों से टकराना नहीं चाहते, ना कोई इलेक्शंस में जाना चाहते हैं, तो आप नेशनल इमरजेंसी का निफाज करें। 21वीं तरमीम को मेनोअन टाइम पीरियड को लामहदूद कर दें। ये वाहिद इसके अंदर तरमीम होनी चाहिए। ये नेशनल एक्शन प्लान को खत्म करके आप तमाम इख्तियारात फौज के हवाले कर दें। दाखिली सूरत-ए-हाल वो देखें और आप इलेक्शंस की तैयारी कर लें, आप पार्लियामेंट चलाएं, हुकूमत चलाएं। ये वाहिद रास्ता है, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट लगेगी तो पाकिस्तान में खौफ का अंसर पैदा होगा। जहां खौफ का अंसर पैदा होगा कानून से, माशरे वहां सुधरते हैं। वरना फैसल रजा आब्दी अमेरिका जाता है तो कानून की पाबंदी करता है, पाकिस्तान में सिग्नल तोड़ के खुलेआम बदमाशी करता है। उसकी वजह यह है, आखिरी बात मुख्तसर, उसकी वजह यह है कि हमने आखिरी बात आप सही कह रहे हैं कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। आखिरी बात हम करेंगे, ये जो आप कह रहे हैं ना कि इमरजेंसी लगा दी जाए, फिर इलेक्शंस की तरफ जाएं, दाखिली सूरत हाल को फौज देखे, तो आप समझ रहे हैं 2017 इलेक्शन का साल हो सकता है? 2000 अभी के पैनामा केस जो है, इस पे पीपल्स पार्टी पीटीआई की ब्लैकमेलिंग तो नवाज शरीफ को यही है कि अर्ली इलेक्शन दो, क्योंकि सेनेट जो है वो नई असेंबली से मुंतखब कराना चाहते हैं। इनकी तवज्जो आज भी यही पैनामा के ढकोसले, लोग मर रहे हैं, इनको क्या लेना देना। जिस दिन पीटीआई पीएमएलएन में धमाका हुआ ना, उस दिन आपको पता चलेगा इंसानियत क्या होती है। ये आपको बताएंगे कि इंसानियत क्या होती है। उस दिन ये इंसानियत का दर्स देंगे, उस दिन ये अपने और पराओं में फर्क करेंगे, उस दिन ये लाशों की हुर्मती और बेहुर्मती की बातें करेंगे। अभी तो हम मर रहे हैं, पाकिस्तानी गरीब जिनकी लाशें कुत्तों को खिलवा रहे हैं, ये डूब के मर जाए, खुदा का कहर नाजिल हो, कलंदर का मोचड़ा पड़े इनके ऊपर, अल्लाह का अजाब नाजिल हो, इनको तबाह बर्बाद करे अल्लाह। और ये इंशाअल्लाह करेगा। जिस तरह इन्होंने जानवरों की खुराक बनाया, इनकी लाशें भी जानवरों की खुराक बनेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रजा आब्दी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और वो यही बात कर रहे थे कि जो इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी की लहर है, इससे पाक फौज ही निमट सकती है और इसके लिए सबको यकजान होना पड़ेगा और एक खास माइंडसेट जो है इस वक्त उसके खिलाफ जंग का आगाज करना होगा। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे। ट्विटर पर आसमा एस चौधरी पर फॉलो कर सकते हैं। फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।